हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 बच्चों, जिसका नाम है तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण, उसके लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की एक पूरी सीरीज़ में लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, और एग्ज़ाम से पहले मैं इतने सारे लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दूंगा कि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो एक भी ऐसा सवाल नहीं आएगा बच्चों जो कि आपने यहाँ पर ना देखा हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल कहता है बच्चों कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात वे विद्युत धनात्मक होते हैं। इसका कारण है कि धातु परमाणुओं के बाह्यतम सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने निकटतम अकिर्य गैस की अस्थायी रचना प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखो बच्चे, धातुओं की बाहरी कक्षा में या तो 1 होता है या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बाहरी कक्षा के, वो किसी और को दे दे, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो धनायन बनेगा, है ना। तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना बच्चों। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन के त्याग के फलस्वरूप इनके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है, फलतः धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन प्रदान करती हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा रह जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव जो कि 1869 ईस्वी में ये हुए थे भाई, उनके आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आप ये डेट चाहो तो मत लिखना, है ना। तो क्या लिखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे शब्दों में मेंडलीव के आवर्त नियम को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिताओं का उल्लेख करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के उपयोग से क्या क्या हुआ वो जरा देखिए। तत्वों के अध्ययन में सुविधा होती है। दूसरा, तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिलती है। तीसरा, नए तत्वों के आविष्कार में सहयोग मिलता है। चौथा बच्चों, परमाणु संरचना का निर्धारण होता है और अनुसंधान कार्य में सहायता मिलती है। इतने सारे ये होते हैं फायदे हैं जी मेंडलीव की आवर्त ये सारणी की। ठीक है बच्चों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की त्रुटियों का वर्णन करें। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है। पहला तो त्रुटि ये है। गुणों में समानता के आधार पर इसे क्षार धातुओं के साथ वर्ग A1 में तथा हैलोजन तत्वों के साथ वर्ग 7A में भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो ये है बच्चों स्थान है वो अनिर्णित है। दूसरा, अनेक भिन्न गुणों वाले तत्वों को सारणी के एक ही वर्ग में रख दिया गया है, जैसे कॉपर को, सिल्वर को और ये को, सोना को क्षार धातुओं के साथ एक ही वर्ग में रख दिया गया, यानी सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम बोल रहा हूँ ये, हाँ, रुबिडियम फ्रेंसियम के साथ। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला है कि कुछ समान गुण वाले तत्वों को सारणी में अलग अलग वर्ग में रखा गया है, जैसे तांबा प्रथम वर्ग में तथा पारा जो है वो दूसरे वर्ग में रख दिया गया है। समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किए गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस पूरे एक्सरसाइज का, जो सबसे ज़्यादा बार इस एक्सरसाइज से, या तो ये कहें कि इस चैप्टर से जो 5 नंबर का प्रश्न बना है ना वो यही बना है। ओके, तो ये आपको पूरा लिख देना है। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि आवर्त सारणी के लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त क्या हैं, इनकी संख्या बताएं। तो द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में 8 तत्व हैं, ये लघु आवर्त कहलाते हैं और इनकी संख्या 2 है। चतुर्थ एवं इसके बाद के सभी आवर्त में 18 या उससे अधिक तत्व हैं, ये दीर्घ आवर्त कहलाते हैं, इनकी संख्या 4 है। ठीक है बच्चों।
चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन से तत्व रासायनिक दृष्टि से सदृश्य होंगे और क्यों होंगे? मतलब रासायनिक दृष्टि से एक जैसे होंगे, यानी कि उनका रासायनिक गुण एक जैसा होगा। तो रासायनिक गुण कब मैच करता है बच्चों? तो जब तत्व एक ही वर्ग में रहें, है ना। तो एक ही वर्ग के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। अब एक ही वर्ग के तत्व हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है कि सभी का संयोजकता जो है वो एक समान होना चाहिए। तो देखो बच्चों, सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, ये तीनों क्या है बच्चों? ये प्रथम वर्ग के तत्व हैं, आपको याद होना चाहिए। वहीं पर बात करें ये फ्लोरीन का और वहीं पर बात करें ये फास्फोरस का, तो ये सब क्या है? अधातु हैं, ठीक। तो इन सब के गुण जो होंगे ना वो अलग होंगे, और सोडियम, पोटेशियम और सीजियम के जो ये गुण हैं वो एक समान होंगे, है ना। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन तत्वों में सोडियम, पोटेशियम एवं सीजियम रासायनिक दृष्टि से सदृश्य हैं। इसका कारण है कि इनके बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बच्चों वो NS1 है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा है तो ये S1 क्या है और ये H2 वगैरह क्या है ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा, अभी इसको छोड़ देना, ठीक। तो सीधा सीधा लिख सकते हो कि बाहरी कक्षा में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक है, ये लिख देना। अतः ये सभी तत्व आवर्त सारणी के वर्ग एक के सदस्य हैं। किसी एक वर्ग के सभी तत्व रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए इन तीनों के गुण जो होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? एक समान होंगे। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है? यह मेंडलीव की आवर्त सारणी से किस प्रकार अलग है? तो बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया था। साथ ही आधुनिक आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का स्थान सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या एक ही होती है। मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो समस्थानिकों को जगह नहीं था, वो जगह हमें कहाँ मिल गया जी? तो आधुनिक आवर्त सारणी में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक गुण दर्शाने वाले किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखें, आपके चयन का क्या आधार है ये भी बताएं। तो मैग्नीशियम की तरह जो समान रासायनिक गुण दर्शाएंगे वो मैग्नीशियम वाले वर्ग में ही पाए जाने वाले दो तत्व होंगे। तो वो कौन सा है? बेरिलियम और कैल्शियम लिख दीजिए। हम जानते हैं कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों के गुण समान होते हैं, अतः बेरिलियम, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है इनके परमाणु के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, यानी कि बाहरी कक्षा में जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, अतः ये तीनों तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 2 के सदस्य हैं, इसलिए ये समान गुण वाले तत्व हैं। इनके गुण कैसे होंगे बच्चों? समान होंगे, ठीक है। अगला सवाल, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 और फास्फोरस परमाणु संख्या 15 दोनों आवर्त सारणी के वर्ग 15 के सदस्य हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय प्रवृत्ति का है, यानी कि विद्युत ऋणात्मक है, कौन है और क्यों है ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 5 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 5। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों को ऋण विद्युतीय जो प्रवृत्ति है वो घटती है, ये मैंने कल ही बताया है। अतः नाइट्रोजन फास्फोरस की अपेक्षा अधिक ऋण विद्युतीय प्रवृत्ति वाला तत्व है, मतलब ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है बच्चों? नाइट्रोजन है, ठीक है। इसका कारण यह है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय आवेश का बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण घटता है, ठीक ना। ये वाली बात आप चाहो तो लिख सकते हो। ये बात आप तभी लिख पाओगे जब आप क्या हो जी, तो बढ़िया से पूरा जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा होगा, चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा, तब आपने ध्यानपूर्वक इसको पढ़ा होगा, तभी ये बात समझ में आएगी। अदरवाइज आपको यहाँ तक लिख देना है कि अधिक प्रवृत्ति वाला तत्व है, यहाँ तक लिख देना है, ठीक है बच्चों। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों के नाम बताएं। किसका भाई? तो तत्व जिसमें 2 सेल हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हैं। तो 2 सेल, तो पहला कक्षा और दूसरा कक्षा, और बोलता है दोनों पूरा भरा हुआ है, तो पहला में 2 होना चाहिए था, दूसरा में 8, दोनों भरा हुआ है इलेक्ट्रॉनों से। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 10 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है? नियॉन होता है।
ओके। अच्छा, तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का होता है, देखो मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों। अगला है तत्व जिसमें 3 सेल हैं तथा संयोजकता सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 सेल हैं बच्चों, तो पहला में 2, दूसरा में 8, और तीसरा जो संयोजकता सेल है उसमें क्या कहा जा रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 2 10 और 4 14, ये सिलिकॉन हो जाएगा बच्चों। तो ये सिलिकॉन हो गया है ना। तो बाकी के ये 2 जो हैं उनके नाम आपको खुद से लिखने हैं। अच्छा, आप लोग देख ले रहे हो। ठीक है बच्चों, तो बाकी तो आप लोग समझ ही गए। ठीक। अगला है जी, निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो ये आप लोग लिख दोगे, सोडियम का, कैल्शियम का और क्लोरीन का। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक। अगला सवाल है बच्चों, सोडियम की परमाणु संख्या लिखें एवं सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और सोडियम का जो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 281 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कितना हो जाएगा बच्चों, तो सोडियम लिखिए और सोडियम के ऊपर एक बिंदु दिखा दीजिए इस तरीके से, ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। पोटेशियम नहीं बच्चे, फॉस्फोरस 15 और आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। लिख दोगे आप लोग 285 है ना, ये 18 हो गया, 288, ये 15 हो गया था, ये 18 हो गया। ठीक। अगला है बच्चों, एक तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या एवं संकेत क्या होंगे बच्चों। तो जाहिर सी बात है, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु संख्या 17, और 17 जिसका परमाणु संख्या है उसका नाम क्या है, क्लोरीन, और उसका संकेत होता है Cl। H2S एवं F2 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाएं। तो ये आप देख सकते हो बच्चों कि एक S है और 2 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन बिंदु ऐसे बनेगा और यहाँ पर ये ऐसे बनेगा। अब इसको यहाँ पर समझाया जाना संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला सवाल है कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, कैल्शियम का और ये का, क्रोमियम का। ठीक है, तो ये तो आप लोग लिख दोगे। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए ये मैंने यहाँ पे ये लाया था, मैं लाया था यहाँ पे अब ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ। ठीक है बच्चों।